नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है और आपका स्वास्थ्य कैसा है? इन सभी बातों के बारे में आप जानकारी देंगे। साथ के साथ आपको बताना है कि क्या मेरी आवाज सुनिश्चित तरीके से आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही, इसके बारे में आप जरूर बताएंगे। और उसके बाद हम चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। कुछ दिन का गैप आपकी क्लास में हो गया था, हम कहीं और व्यस्त थे, उस व्यस्तता के कारण आपकी ये क्लास नहीं हो पाई। मुश्किल से अब ज्यादा अपना सिलेबस बचा नहीं है, बस एक निबंध लेखन हमें करना है और निबंध लेखन के साथ साथ अपना पूरा ये जो सीरीज है अपनी क्वालिफाइंग पेपर की, ये अपने अंतिम चरण में चल रही है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं समय व्यर्थ ना करते हुए। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है निबंध लेखन। कि सर हमारी परीक्षा में 600 शब्दों में लिखने के लिए एक निबंध आता है और उन 600 शब्दों में लिखने के लिए निबंध में किस तरीके से हम शब्द बिंदु, किस तरीके से हम निष्कर्ष का प्रयोग करेंगे, विषय किस तरीके से चुना जाएगा, किस तरीके से विषय वस्तु का उल्लेख किया जाएगा, निबंध का परिचय किस तरीके से देंगे, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी जैसे कुछ उद्धरण हमने प्रयोग कर दिए, कुछ सूक्तियां हमने प्रयोग कर दी, उसके साथ साथ कुछ और बिंदु हमने प्रयोग कर दिए। ये सभी बातें हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है ना? कंप्यूटर जी, क्या यहाँ पर सूक्तियों वाली पीडीएफ है? नहीं है। देखिए, हम ना एक आपको पीडीएफ दिखाने का मैं आपको प्रयास करता हूं कि वो जो पीडीएफ होगी ना, एक मिनट जरा, वो जो पीडीएफ होगी ना आपको आज नोट्स के रूप में प्राप्त होगी। और उस नोट्स के रूप में जो पीडीएफ है वहां पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जितनी भी बातें कही गई हैं वो सभी बातें वहां पर लिखी गई हैं, ताकि जब हम निबंध लिखें ना तो उसमें अलग अलग व्यक्तियों की सूक्ति, अलग अलग व्यक्तियों के कथन, कुछ उदाहरण, इन सभी बातों का प्रयोग करेंगे। एक जरा ये फाइल पेन ड्राइव में डालकर मुझे दीजिएगा, मैं अभी आपको सेंड करता हूं। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे कंप्यूटर जी को फाइल पहुंच चुकी है। चेक करिए। चलिए, हाँ जी, तो हम निबंध लेखन, तो सबसे पहले समझना है कि ये निबंध लेखन है क्या। ये निबंध लेखन है क्या, ये कहां पर प्रयोग होता है, क्यों प्रयोग होता है और इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। सबसे पहले बात करते हैं कि सर इसकी आवश्यकता, निबंध लेखन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि जब तक एक अच्छा निबंध तब तक नहीं लिख सकते तब तक इसकी आवश्यकता ना पता चले कि परीक्षा में हमसे ये पूछा क्यों जा रहा है। देखो, सूक्ति करके एक होगा। चलिए, हाँ, तो निबंध लेखन की आवश्यकता, निबंध लेखन की आवश्यकता। अच्छा, मुझे एक सवाल का उत्तर बताइए कि जो आपका परीक्षक है क्या आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है? जो आपका परीक्षक है क्या आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है? हाँ या ना, केवल हाँ या ना में। वो हमको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। जानता है? नहीं, वो हमको नहीं जानता। और क्या उसको जानने की इच्छा है कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आप क्या सोचते हैं, आप किस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है? और ना ही उसके जानने की इच्छा कि आप कौन है, कहाँ है। उसके पास उतना समय ही नहीं है। उसके पास ना जो उसके पेपर होते हैं, जो उसकी उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं, उसके उसके गट्ठर बंधे हुए होते हैं। और उसका जो कॉपी मूल्यांकन का कार्य है, जब वो कॉपी मूल्यांकन करता है तो उसमें से उन चुनिंदा बिंदुओं को चुनता है। जैसे मानकर चलिए, जैसे हमसे ये कुछ निबंध पूछे गए कि इनमें से एक विषय पर आप क्या करेंगे, इनमें से एक विषय पर 600 शब्दों में आप एक निबंध लिखने का प्रयास करेंगे। तो सामान्यतः जो विद्यार्थी करते हैं वो ज्यादातर एक सरल विषय का चुनाव करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ विषय दिए गए हैं: उपभोक्तावादी जीवन शैली और पर्यावरण, मोबाइल फोन की लत, ऑनलाइन शिक्षा की सीमाएं, या फिर आतंकवाद एक चुनौती। सामान्यतः विद्यार्थी कोई भी, चाहे मैं हूं, चाहे कोई विद्यार्थी हो, या आप हो या कोई और भी हो, सामान्यतः किसी आसान विषय को चुनने का प्रयास करते हैं कि कोई आसान विषय चुन लें, उससे संबंधित हम क्या करेंगे, उस पर तथ्यवार तरीके से हम निबंध लिखने का प्रयास करेंगे।
और अगर उस परीक्षक को एक ही विषय पर सभी विद्यार्थियों के निबंध देखने के लिए मिलते हैं तो एक स्थिति आने के बाद, एक समय आने के बाद वह सभी को फिर एवरेज अंक देना प्रदान करता है, सभी को एवरेज अंक। मानकर चलिए इनमें से एक आसान विषय है आतंकवाद एक चुनौती। ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं सामान्यतः इसी को चुनने का प्रयास करते हैं, जैसे जो भी सरल टॉपिक हो इसको चुनने का प्रयास करेंगे। उसके साथ परीक्षक ने चेक किया, एक समय आने के बाद सभी को एवरेज अंक प्रदान करना वो शुरू कर, क्योंकि मानसिक स्थिति का प्रभाव हर किसी पर पड़ता है। इसी बीच उसके पास कोई एक ऐसा विषय से लिखा हुआ निबंध उसके पास हो जिसमें कुछ रोचक जानकारी हो, यानी बाकी विद्यार्थियों से अलग विषय का चुनाव किया गया हो, कुछ इस तरीके की जानकारी से भरा हुआ उसके पास एक निबंध हो। ठीक है, तो ये एक अलग बेनिफिट उस विद्यार्थी को प्रदान करता है कि बाकी विद्यार्थियों से अलग हटकर उसने एक विषय का चुनाव किया, एक विषय सोचा। ये दिखाता है कि आप किस नजरिए से सोचते हैं। आपके लिखे हुए शब्द ये प्रदर्शित करते हैं कि आपके समाज के विभिन्न पहलुओं पर सोचने का नजरिया क्या है, ये प्रदर्शित करता है। जैसे मानकर चलिए मैंने एक विषय लिखा, इस विषय पर ध्यान देना, जो कि यूपीएससी ने 2014 या फिर 2012 के करीब एक निबंध पूछा था। ध्यान देना, एक निबंध मैंने लिखा कि अच्छी बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। अच्छी बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। ये शायद 2012 के करीब पूछा गया था ये निबंध, और बहुत ही प्यारा था। अब देखिए यहां पर ना अलग अलग व्यक्तियों के सोचने के नजरिए अलग अलग हो सकते हैं। ध्यान देना जरा, अगर मैं कहता हूं कि आप में से कोई 2-3 विद्यार्थी एक काम करिए, सोचिए कि आप इस पर क्या लिख सकते हैं, किस विषय को मुद्दा बनाकर लिख सकते हैं। पहले तो इसका अर्थ समझने का प्रयास करिए कि अच्छी बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। अच्छी बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाती हैं, इस पर आप क्या लिख सकते हैं, किसके बारे में यह बात कही गई है? सर हमको ज्यादा समझ आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, गुड मॉर्निंग सभी को। घनश्याम जी हमारे साथ हैं, ईशांत जी हैं, ज्योति कुमार जी कर रहे हैं। बाड़े क्या होता है? अच्छा देखिए, बाड़े जो है ना, बाड़े कहते हैं बाउंड्री को। किसे कहते हैं? बाउंड्री को। यानी जितनी अच्छी बाउंड्री रहेगी ना, जितनी मजबूत बाउंड्री रहेगी, एक दूसरे से संबंध भी उतने अच्छे रहेंगे। समानता यह है कि जितनी अच्छी बाड़े हैं उतने अच्छे संबंध हो सकते हैं किसी और से। तो आप किस मुद्दे को आधार बनाकर यहां पर लिख सकते हैं? किस मुद्दे को? सीमा विवाद। अच्छा देखो, यहां से बिल्कुल प्रवीण जी ने बिल्कुल सटीक कहा है कि सर सीमा विवाद को मैं एक आधार बना सकता हूं, सीमा विवाद को। अच्छा, और अंतरराष्ट्रीय संबंध। काजल जी कह रही हैं कि सर इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध। और कोई? हाँ बिल्कुल, देखो मुझे बहुत सारे आंसर यहां पर दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए कुछ विद्यार्थी ऐसे सोचने का प्रयास करेंगे कि सर यहां पर मैं दो पड़ोसियों के बीच, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा था कि सर दो पड़ोसियों की लड़ाई है, या फिर दो राज्यों की लड़ाई है, या फिर दो राज्यों के बीच के संबंध है, या सर दो देशों के बीच में संबंध है, दो देशों के बीच में संबंध है, या फिर सर दो विचारधाराओं के बीच में, दो विचारधाराओं के बीच में जो भी संबंध है। यानी देखिए ये आपके केवल और केवल सोचने का नजरिया है कि आप इस निबंध को किस स्थिति में घुमा सकते हैं, किसको आधार बनाकर ये निबंध लिख सकते हैं। केवल और केवल सोचने मात्र का नजरिया है। अगर आप देखते हैं कि चाहो तो आप सीमा विवाद, ज्यादातर जो लोग हैं ना 90% संभावना है कि वो सीमा विवाद को आधार बनाकर लिखने का प्रयास करेंगे। जो एक देश से दूसरे देश की जो सीमाएं होती हैं उनको आधार बनाकर लिखने का प्रयास करेंगे 90%। और अगर 10 में से 9 उत्तर पुस्तिकाएं इसी विषय से संबंधित हैं तो परीक्षक एक समय आने के बाद सभी को फिर एवरेज अंक प्रदान करता है। हमें पता है कि हमारा क्वालिफाइंग है,
हमें पता है कि हमारा क्वालिफाइंग है, केवल क्वालिफाई हमें करना है, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो क्यों ना उसको अच्छी तरीके से पढ़ा जाए, मेरा तो ये मानना है। तो चलिए, सामान्यतः इसी विषय पर होंगे, कुछ होंगे जो कि अंतरराष्ट्रीय संबंध पर भी लिखना चाहेंगे, कुछ होंगे कि पड़ोसी। इस पर तो ना के बराबर लोग लिखेंगे कि दो पड़ोसियों को आधार बनाकर लिखें, या फिर दो राज्यों के बीच के जो मतभेद हैं, या फिर जो संबंध हैं, या फिर जो अच्छे भी संबंध हैं, बुरे भी संबंध हैं, उनके बारे में लिखने का प्रयास करेंगे। दो देशों की तुलना कर सकते हैं, या फिर दो विचारधाराओं की तुलना कर सकते हैं। इस आधार पर बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो दो विचारधाराओं के ऊपर इसको आधार बनाकर लिखेंगे। मानकर चलिए इनमें से कोई एक ऐसी पुस्तिका इस विषय पर इसको आधार बनाकर लिखे हुए निबंध पर हो कि हमने दो विचारधाराओं को आधार बनाकर लिखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ रोचक होगा, कुछ अलग होगा, सामान्य से अलग होगा, और इसका फायदा कहीं ना कहीं होता है निबंध लेखन में, इसका फायदा कहीं ना कहीं होता है। अब ये जो निबंध है ना, ये निबंध ऐसा नहीं है कि अलग कोई शैली है, अलग कोई शैली है। इसको हम एक विधा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक विधा। क्या कह सकते हैं? एक विधा। विधा के लिए एक शब्द चलता है समानता, जॉनरे। क्या कह सकते हैं इसको? एक विधा कह सकते हैं। जैसे मेरे लिखने का तरीका कहानी नुमा है तो मैंने कहानी लिखी एक, अगर मैंने उपन्यास लिखा तो मैंने एक उपन्यास लिखा, यानी मैंने अगर कहानी का बड़ा रूप मुझे लिखना है तो मैंने उपन्यास लिखा। इसी तरीके से अगर मैंने यात्रा वृत्तांत लिखा या फिर मैंने जीवनी लिखी तो एक जीवनी लिख दी, मैंने जीवन की कथा लिख दी। इसी प्रकार से एक विधा है निबंध, एक विधा है निबंध, एक विधा है निबंध। और निबंध का जो उल्लेख है ना, ये हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि तब तक एक सटीक निबंध हमारे पास नहीं आ पाएगा जब तक इसके बारे में हम समझ नहीं लेंगे अच्छे से। तो निबंध जो है ना, ये संस्कृत पर आधारित है। किस पर है? संस्कृत पर। संस्कृत में क्या होता है कि विभिन्न तथ्यों का जो उल्लेख एक ही लिखी हुई पुस्तक या फिर एक ही लिखे हुए गद्यांश अवतरण में होता है, तो सामान्यतः संस्कृत भाषा में उसे निबंधीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निबंधीकरण। और इसी निबंधीकरण से एक शब्द निकल कर आया है निबंध। क्या निकल कर आया है? निबंध। इसी का छोटा रूप क्या है? इसी का छोटा रूप है निबंध। यानी किसी भी परिस्थिति, किसी भी मुद्दे का व्यवस्थित सुसंगठित ढंग से तथ्यवार क्रम से जो विवरण होता है वही निबंध कहलाता है। वही क्या कहलाता है? वही निबंध कहलाता है। निबंध में कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले है विषय का चुनाव। सबसे पहला बिंदु क्या है? विषय का चुनाव। कि सर सबसे पहले हमें विषय का चुनाव करना है कि हम किस विषय पर निबंध लिखने जा रहे हैं। मानकर चलिए कि ये कुछ निबंध हैं हमारे पास, ये कुछ विषय हैं उसके। एक विषय है युवाओं में बढ़ता तनाव, एक विषय है असफलता, सफलता पाने का अगला कदम है, क्या पढ़ने की आदत में गिरावट आ रही है, या फिर समाज में अंधविश्वासों से चलता संघर्ष है। चलता संघर्ष है। सबसे पहले क्या करना है कि सर विषय का चुनाव, कि पहले तो देखिए कि इनमें से किस मुद्दे पर हमारे पास पर्याप्त तथ्य है। पर्याप्त तथ्य यानी लगभग हम 600 शब्द उस पर लिख सकते हैं, लगभग 600 शब्द। अगर आपको यह पता चलता है कि इस विषय पर लगभग मैं 600 शब्द लिख सकता हूं, मेरे पास पर्याप्त तथ्य हैं, उस विषय को चुनने का हमें प्रयास करना है, उस विषय को। ठीक है ना। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो सरल विषय होते हैं उन्हें चुनने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन सामान्यतः प्रयास करिएगा कि सरल विषय जो कि लगभग सभी विद्यार्थियों के द्वारा चुने जाते हैं, तो आप किसी एक ऐसे विषय का चुनाव करें जिस पर आपके पास पर्याप्त मटेरियल है, पर्याप्त तथ्य हैं, उसको एक यूनिक वे में लिखने का। यानी अपने आप तक सीमित करके उस निबंध को नहीं सोचना है, व्यापक तरीके से उस निबंध को लेना है। अच्छा, सबसे पहला कार्य किया कि सर विषय का चुनाव किया, और दूसरा कार्य है कि उसके अर्थ को समझना, उसके अर्थ को समझना। जैसे मैंने एक निबंध का उदाहरण लिखा, इसके अर्थ को जरा समझने का प्रयास करिएगा कि केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते।
एक निबंध लिखा मैंने, एक निबंध का विषय लिखा, केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते, सुधार नहीं ला सकते। एक निबंध लिखा जी मैंने, ठीक है जी, एक निबंध का विषय लिखा जी मैंने। इसका अर्थ समझने का प्रयास करिए कि ये कह क्या रहा है कि केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब निकालने का प्रयास करिए कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहला कार्य है कि सर हमें विषय का चुनाव, और विषय का चुनाव करते समय उसके अंदर जो हमने विषय चुना है उसका सटीक अर्थ समझना। ये 2014 का निबंध है यूपीएससी का, जो कि पूछा गया कि केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये है सर, यहां पर जो मूल शब्द है ना वो है केवल। केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते। इसका मतलब है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास जारी हैं, सुधार के प्रयास जारी हैं, जारी हैं, जिसमें से राजनीतिक अधिकार, जिसमें से राजनीतिक अधिकार प्रमुख है, जिसमें से राजनीतिक अधिकार कैसा है? एक मुद्दा है जो कि प्रमुख है। यानी केवल ये एक काफी नहीं है महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए। ज्यादातर जो इसका विद्यार्थी अर्थ लेने का प्रयास करते हैं कि केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं लेकर आ सकते, वो इस बात का समर्थन करते हुए फिर खामियों की चर्चा करते हैं कि हाँ ये भी नहीं हो सकता, इस वजह से भी नहीं हो सकता, इस वजह से भी नहीं महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सकता। ठीक है वो, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है वो क्या है कि सुधार तो हो रहे हैं, और राजनीतिक सुधार जो है, राजनीतिक जो अधिकार है, ये महिलाओं की स्थिति में प्रमुख है। प्रमुख मतलब जिससे सुधार किया जा रहा है, ये एक प्रमुख मुद्दा है, लेकिन ये काफी नहीं है। बाकी के कुछ और उपाय होने चाहिए, बाकी के कुछ और उपाय होने चाहिए जिनसे महिलाओं की स्थिति में और सुधार आए। अब वो और उपाय क्या क्या होंगे उनका उल्लेख फिर हमें करना है। खामियों का उल्लेख अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, वो एक एवरेज है, ठीक है, सभी करते हैं। लेकिन अगर आप खामियों की जगह उन बिंदुओं का उल्लेख करते हैं जिनसे महिलाओं की स्थिति में और सुधार आ सकते हैं, वास्तव में इसका मूल अर्थ ये है। तो इस तरीके के कुछ शब्दों पर हमें ध्यान देना है, जैसे केवल, कि केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते। इसका मतलब है कि राजनीतिक सुधार तो हो ही रहे हैं, ये आवश्यक हैं, ये प्रमुख हैं, महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन ये काफी नहीं है। बाकी के कुछ और उपाय भी हो सकते हैं जिनसे सुधार हो सकता है। तो मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, इन शब्दों पर विशेषकर ध्यान देना अगर किसी विषय को चुन रहे हो तो। एक शब्द है केवल। क्या शब्द है? केवल। केवल के साथ एक शब्द है सकते। क्या शब्द है? सकते या फिर सकता। इन शब्दों पर विशेष कर ध्यान देना। या फिर मैंने एक शब्द लिखा जी आपके सामने, एकमात्र। यह शब्द कई बार आता है, एकमात्र। तो इन शब्दों पर विशेष कर ध्यान देना है। एकमात्र के साथ साथ मैंने लिखा ही, भी, तो। इस तरीके के निपात वाले जो शब्द होते हैं अक्सर कार्य करते हैं। एक शब्द लिखा मैंने ही, एक शब्द लिखा भी, एक लिखा तो, एक लिखा यही, एक लिखा वही। इस तरीके के शब्द ये अक्सर निबंध के विषय में उल्लेखित होते हैं, जो कि अर्थ समझने में हमें बाधक लग सकते हैं या फिर अर्थ का अनर्थ करा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके के शब्दों को। सकता है, सकती है, सर्वाधिक है। एक और शब्द आता है जो कि कई बार प्रयोग होता है, सर्वाधिक। कौन सा शब्द आता है? सर्वाधिक।
तो अगर इस तरीके के शब्द आपको ध्यान दिखें तो उस विषय को बड़े ही ध्यान से पढ़ना कि इसका वास्तव में अर्थ क्या है, मूल अर्थ क्या है। कहीं मूल अर्थ से भटक कर हम किसी और अर्थ पर चले जाएं और किसी और के बारे में लिख कर आए, किसी और के बारे में लिख कर आए। इसके बाद जो हमें तीसरा कार्य करना है, सबसे पहले तो सर विषय का चुनाव, विषय के चुनाव के साथ साथ उसके अर्थ को अच्छी तरीके से समझना कि इस विषय का अर्थ क्या है और हमें किसके बारे में लिखना है। जो तीसरा जो अपना मुद्दा होगा, जो तीसरा अपना कार्य होगा, वो किसके बारे में होगा कि सर विषय से जुड़े बिंदुओं को खोजना, विषय से जुड़े बिंदुओं को खोजना, बिंदुओं को खोजना। ये अपना अगला कार्य है कि सर जितनी भी जानकारी हमारे पास है उस विषय के बारे में, चाहे हमने किसी भी पेपर में पढ़ी हो, किसी भी विषय में वो हमने पढ़ी हो, तो वो सब कुछ जानकारी को एक दूसरे से इंटरलिंक करना, यानी खोजना कि हमारे पास ये तथ्य हैं, ये सर्वे हुए हैं, ये जानकारी है। मुझसे ज्यादा जानकारी आपको उस विषय के बारे में होगी। मानकर चलिए कि अगर मैं पूछता हूं कि भारतीय कृषि असीम संभावनाएं, एक विषय मैंने आपको दिया भारतीय कृषि, क्या दिया, भारतीय कृषि असीम संभावनाएं, भारतीय कृषि असीम संभावनाएं। मुझसे ज्यादा तथ्य आपके पास होंगे इस विषय के, क्योंकि आप उस विषय को पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित जानकारी आप पढ़ रहे हैं। मैं आपको केवल लिखने का तरीका बता सकता हूं कि हाँ कहां पर क्या चीज आनी चाहिए, कहां पर क्या तथ्य आने चाहिए, कहां पर निष्कर्ष आना चाहिए, क्या हम यहां पर उद्धरण सूक्ति का प्रयोग, अभी हम आएंगे उस विषय पर, क्या हम उद्धरण सूक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम कहावत का प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं, क्या हमारे पड़ोस में एक घटना हुई है, क्या उसका उल्लेख कर सकते हैं, क्या इन सब चीजों के बारे में। कुछ विषय पर हम निबंध लिखेंगे भी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो आगे चलिए। तो विषय से जुड़े तथ्यों को जोड़ना, और जो चौथा बिंदु हमारा हो सकता है वो क्या होगा, वो होगा कि सर निबंध की रूपरेखा बनाना। क्या बनाना, रूपरेखा बनाना, रूपरेखा बनाना। इससे मेरा मतलब कि ये क्या है कि एक कच्चा चिट्ठा सा तैयार करना कि हाँ इस स्थान पर ये होगा, यानी पहले मैं यहां से शुरुआत करूंगा, फिर उसके बाद इस तथ्य का प्रयोग करूंगा, उसके बाद उस तथ्य का, दोनों इंटरलिंक है तो दोनों साथ साथ आ जाएंगे, फिर उसके बाद हो सकता है तो सारांश का भी उल्लेख कर देंगे, फिर उसके बाद जो भी निष्कर्ष है उसका उल्लेख हो जाएगा। कौन कौन से ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने इस विषय के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया है जो कि सर्व प्रमुख है, उनकी बातों का उल्लेख हो सकता है क्या, इन सभी, यानी एक मोटे मोटे एक कच्चा चिट्ठा उसका तैयार करना है दिमाग में, एक उसकी रूपरेखा बनाने का हमें प्रयास करना है। दूसरा सर जो अगला कार्य है उसकी भूमिका लिखना, उसकी भूमिका लिखना, उसकी भूमिका लिखना, उसकी भूमिका लिखना। अगर आपके पास समय हो और समय के साथ साथ अगर आप एक क्रम वाइज तरीके से उसकी भूमिका लिख दें कि पहले ये चीज, फिर उसके बाद ये चीज, उसके बाद ये चीज, फिर ये तथ्य आएंगे, फिर इस सर्वे की रिपोर्ट आएगी, फिर इस आधार पर उस व्यक्ति ने इसके संबंध में कुछ कहा है वो उसका उल्लेख करेंगे, फिर उसके बाद निष्कर्ष, फिर उसके बाद इसका पूरा सारांश, कि इसका सारांश क्या है, इसका सारांश क्या है। जो अपना अगला बिंदु आता है वो आता है सबसे, अब विषय वस्तु क्या आती है, विषय वस्तु, विषय वस्तु, विषय वस्तु का उल्लेख करना, विषय वस्तु का उल्लेख यानी जिस मुद्दे पर वास्तव में निबंध पूछा गया है उसी मुद्दे के आसपास रहना। ऐसा नहीं कि उस मुद्दे से अतिवादी हो जाए, अतिवादी होने का अर्थ है कि उस मुद्दे से भटक जाए, ज्यादा जानकारी उसमें समाहित कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं। अतिवादी होने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना है। जैसे मानकर चलिए एक विद्यार्थी थे, उन्होंने एक निबंध तैयार किया भारतीय क्रिकेट पर, भारतीय खेल पर या फिर क्रिकेट पर, और उसमें से भी एक था जी हमारा क्रिकेट, भारतीय खेल
और उसमें से भी एक था क्रिकेट, कि क्रिकेट को आधार बनाते हुए उन्होंने अपना एक निबंध तैयार किया। लेकिन जैसे ही वो परीक्षा में जा रहे हैं तो उनको एक निबंध देखने के लिए मिल रहा है कि भारतीय यात्रा, भारतीय रेल यात्रा, भारतीय रेल यात्रा एक चुनौती, भारतीय रेल यात्रा एक चुनौती, ये उनको मुद्दा मिला। और ये वास्तव में करंट का भी है। आजकल क्या है कि अभी रिसेंट इतनी सारी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, तो हो सकता है कि इससे संबंधित कोई निबंध आपसे पूछा जाए कि भारतीय रेल यात्रा एक चुनौती। अब वो तैयार करके गए थे भारतीय खेल पर और निबंध आ गया भारतीय रेल यात्रा पर। निबंध तैयार किया भारतीय खेल पर और निबंध आ गया रेल यात्रा पर। तो उन्होंने क्या किया कि हाँ, कि मैं अपने इसी बिंदुओं को इसमें प्रयोग करने का प्रयास करूंगा। इसे बोलते हैं अतिवादी होना। इसे क्या बोलते हैं? अतिवादी। यानी किसी और निबंध के तथ्यों को किसी और निबंध के विषय में लिखना, किसी और निबंध की विषय वस्तु में लिखना, ये अतिवादी कहलाती है। हालांकि थोड़ा बहुत इंटरलिंक आप कर सकते हैं, ऐसी मनाही ही भी नहीं है। लेकिन सारी की सारी बातें कि हाँ, कि ट्रेन चली दिल्ली रेलवे स्टेशन से, उसके बाद ट्रेन में कुछ तकनीकी खराबी हुई, तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन एक स्थान पर रुक गई और ट्रेन के सभी यात्रियों ने देखा कि ट्रेन को अभी ठीक होने में 2-4 घंटों का समय लगेगा। तो वे ट्रेन से उतरे और बाहर एक मैदान में क्रिकेट खेलने लगे। फिर यहां पर फिर उनका क्रिकेट शुरू हो गया कि हाँ, फिर क्रिकेट शुरू हो रहा है। 7-8 घंटे खूब क्रिकेट खेला, यानी खूब क्रिकेट के बारे में लिखा। लिखने के बाद इतने ही समय में ट्रेन ठीक हो गई, वो बैठकर चले गए, वो बैठकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। ऐसा प्रयास भी मत करना कि हाँ, हम ऐसी कोई विषय वस्तु बनाकर लिख दें कि अर्थ का अनर्थ कराएं। ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। यानी हमें हमारी विषय वस्तु के आसपास रहना है। उसके साथ साथ ये देखने का प्रयास करना है कि जितने भी हमारे व्यक्तित्व हैं उनके बारे में जितनी भी प्रसिद्ध बातें कही गई, जैसे मानकर चलिए खेल यात्रा के बारे में कोई आया या फिर खेल के बारे में कोई निबंध लिखने के लिए आया, चाहे वो कोई भी खेल हो, तो ऐसे कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये सब बातें कही गई हैं, इनके बारे में अभी हम आगे आएंगे। और जो अपना अगला बिंदु होगा वो होगा जी इसका निष्कर्ष। क्या होगा? इसका निष्कर्ष क्या होगा? इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे निबंध का? सबसे अंत में क्या प्रयोग होता है? निष्कर्ष। और निष्कर्ष लिखने के बाद भी एक और बिंदु हमारा बचता है जो कि हमें करना है, इसका पूर्वालोकन। क्या करना है? इसका पूर्वालोकन। इसका पूर्वालोकन करना है। पूरा निबंध लिखने के बाद इसका पूर्वालोकन हमें करना होता है कि वास्तव में क्या हमने ठीक लिखा है, क्या कहीं पर कोई मात्रात्मक गलती है, क्या कहीं पर कोई तथ्य छूट गया है। अगर छूट गया है, थोड़ी बहुत जगह है, तो उसको त्रुटिवाचक जो हमने चिन्ह पढ़ा था, ये वाला कोई भी मानवीय गलतियां अगर रह गई हैं उनको सुधारा जाए, उनको पढ़ा जाए, और उनको अगर कुछ गलतियां हैं तो उनको ठीक किया जाए, उनको सुधारा जाए। समानता इस तरीके से एक निबंध की रूपरेखा तैयार होती है। समानता इस तरीके से रूपरेखा। कुछ विद्यार्थियों के सवाल आते हैं कि सर सूक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं क्या? सूक्ति का प्रयोग कर सकते हैं क्या? किसी के द्वारा कही गई बात का प्रयोग कर सकते हैं क्या? तो उसका एक उत्तर है हाँ, आप कर सकते हैं। और ऐसा करना एक अच्छा इंपैक्ट डालता है, एक अच्छा प्रभाव डालता है। क्या डालता है? एक अच्छा प्रभाव डालता है। उस विषय से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कहा है, और ये एक दिन में नहीं होता कि उस विषय से संबंधित कोई ऐसे व्यक्तियों को खोजो और खोजने के बाद उनकी प्रसिद्ध बातें याद करो, ये एक दिन का कार्य नहीं है। तो हमने क्या किया है कि कुछ विषय से संबंधित जितने भी व्यक्तित्व हो सकते थे जिन्होंने इसके बारे में कुछ कहा है, तो हमने उसका एक संग्रह देने का प्रयास किया है। ये जो नोट्स होंगे ना, आपको आपके नोट्स में दिखेंगे, आपको नोट्स में मिलेंगे। इनको या तो इनको एज ए टेस्ट कंठस्थ याद करना है। कंठस्थ यानी कंठ में स्थित इस विषय से संबंधित कोई निबंध आए तो हमारे पास कम से कम 4-5 ऐसी सूक्तियां होनी चाहिए जिनका उल्लेख हम कर पाए। जैसे मैंने कहा, अगर पर्यावरण से संबंधित कोई निबंध आता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया,
जैसे कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया, ये देखिए यहां पर अगर देखने का प्रयास करें, यहां पर नहीं है, इस वाले में पूछा गया, हमने कहा कि उपभोक्तावादी जीवन शैली और पर्यावरण। तो हम जानते हैं कि सर यहाँ पर पर्यावरण को हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत उल्लेख करना होगा कि पर्यावरण वास्तव में क्या है, थोड़ा बहुत इंटरलिंक करना होगा। तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा जो पर्यावरण विषय के बारे में कुछ कहा गया है, ये हमें कुछ कुछ लाइनें, कुछ कुछ सूक्तियां पता होनी चाहिए उससे संबंधित, और ये सभी कंठस्थ होनी चाहिए। कंठस्थ मतलब कंठ में स्थित, ताकि आप वर्ड टू वर्ड लिख पाओ। और अगर ये भी याद नहीं है तो कम से कम इसका अर्थ पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति के द्वारा इस अर्थ में, इस संदर्भ में कोई बात कही, तो ताकि हम शब्द का प्रयोग ना करें या फिर उनके मत का प्रयोग कर दें कि उनका मत है, कि उनका मत क्या है, फिर उसको अपने शब्दों के आधार पर उसको प्रदर्शित कर दें, उसको लिख दें। अगर याद भी नहीं है तो उससे बचा भी जा सकता है कि केवल उसका अपने शब्दों में ही हम अर्थ लिखकर चले आए कि इसका अर्थ ये होगा। जैसे पर्यावरण की अगर मैं बात करूं, पर्यावरण है धरती, जलवायु परिवर्तन है, इससे संबंधित जो हमारे अंसार कबरी जी हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं या फिर अदम गौड़वी जी हैं या फिर गुलाम मुर्तजा राही जी हैं, इन सभी व्यक्तियों ने कुछ ना कुछ कहा है, और जो कि कुछ प्रसिद्ध बातें हैं, कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जैसे केदार अग्रवाल जी क्या कहते हैं, श्याम बदरिया के लहराते केस रहेंगे, यानी ये इनकी पूरी पंक्ति है। अभी ये छोटी सी है, ये छोटी सी, ये यहां से शुरू होती है। उसके बाद अगर हम ये देखें, कुछ और विषय हैं जी। ये है इंसानियत के बारे में, कि अगर इंसानियत से संबंधित अपने बारे में कुछ हमें बताना हो, इंसानियत क्या है, इंसानियत किस हद तक है, क्या कर रही है, भारतीय समाज क्या है, भारतीय के साथ 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 कहीं पर भी सद्भावना दिखाने का जो भाव होता है, वहां पर इन सभी सूक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। कि बस दुश्वार है कि हर काम क्या, अब देखिए ये शायद आपको एक प्रकार की शायरी की भांति लग सकता है, लेकिन ये एक प्रकार की शायरी नहीं है, प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा कही गई। मिर्जा गालिब है जो कि शायर भी हैं, चाहो तो इनका उल्लेख कर सकते हो, लेकिन ये बताते हुए कि हाँ मिर्जा गालिब के कथन है, ये उल्लेख करते हुए हम इसका उल्लेख करेंगे। आगे चलते हैं कि सर गोपाल दास नीरज जी हैं, दिवाकर राही जी हैं, अली सरदार जाफरी जी हैं। तो ये पूरे कंठस्थ याद होने चाहिए, याद पूरे नहीं, कम से कम लगभग अर्थ हमें पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। गुरु जी हार्दिक को अनब्लॉक करवा दो। अब देखो इतनी शक्ति हमारे पास नहीं है कि हम नाम से ही किसी को अनब्लॉक करा दें। इसके लिए आपको टेक्निकल नंबर से संपर्क करना पड़ेगा और वहां से आप अनब्लॉक करवा सकते हैं, वहां से आप अनब्लॉक करवा सकते हैं। तो ये पूरी पीडीएफ आपको नोट्स में दिखाई देगी, जैसे नवाचार है और परीक्षण है, कुछ नई चीज हो रही है, भारत में राष्ट्रवाद है, भारत है और राष्ट्रवाद है। इस तरीके के विभिन्न मुद्दों पर हमने क्या किया है, प्रसिद्ध व्यक्तियों की सूक्ति कथन लिखने का प्रयास किया है। इसका एक दूसरा तरीका हो सकता है, इसका एक दूसरा तरीका हो सकता है, मानकर चलिए कि ये हमारा निबंध है, ये हमारा निबंध है, ये है जी हमारा निबंध। इस निबंध में सबसे पहले हमें शीर्षक देना अनिवार्य होता है। जैसे मानकर चलिए ये सवाल है जी हमारा, ये सवाल आया, ये सवाल है, प्रश्न क्रमांक 1 है और इसको 600 शब्दों में हमें किसी एक विषय पर निबंध लिखने का प्रयास करना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 लिखा, प्रश्न क्रमांक 1 के एक का उत्तर, उन्होंने इस विषय को चुना। उन्होंने कौन सा विषय चुना, उन्होंने विषय इसको चुना कि हम युवाओं में बढ़ता तनाव, इस विषय पर निबंध लिखने जा रहे हैं 600 शब्दों में। तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले ये लिखा कि प्रश्न क्रमांक 1, क्वेश्चन क्रमांक 1 का 1, या फिर इसका उत्तर लिखने का प्रयास कर दिया कि चलिए ये आंसर हो रहा है किसका, ये आंसर हो रहा है क्वेश्चन क्रमांक 1 के 1 का, 1 के 1 का, ये उत्तर हो रहा है क्वेश्चन क्रमांक 1 के 1 का, और यहां से फिर हमारा निबंध शुरू हो गया। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ऐसा करना भी नहीं है। निबंध लिखते समय ध्यान रखिएगा, आपने ये तो लिखा है, इसके बाद इसका शीर्षक लिखना अनिवार्य होता है। शीर्षक मतलब कि अगर आपको पता है कि आप इस विषय पर निबंध लिख रहे हैं तो इस विषय को उल्लेखित करना वहां पर जरूरी होता है कि युवाओं में बढ़ता तनाव, इस विषय को उल्लेखित करना यहां पर अनिवार्य है कि हम इस विषय पर लिख रहे हैं युवाओं में बढ़ता तनाव,
युवाओं में बढ़ता तनाव, हम इस विषय पर लिख रहे हैं। ये शीर्षक देने के बाद फिर हमें हमारा निबंध स्टार्ट करना है, हमारा निबंध लिखना है। तो सर एक निबंध में हम कितने प्रसिद्ध व्यक्तियों की कहावत या कितने सूक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा उल्लेखित नहीं है। सामान्यतः क्या है कि जहां पर एक पैराग्राफ आपका खत्म हो रहा है, एक प्रसंग आपका खत्म हो रहा है, जहां से दूसरे प्रसंग की शुरुआत हो रही है, वहां पर आप कुछ सूक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, सूक्तियों का प्रयोग कोशिश करना कि बीच में करें, या फिर कोई कहावत है, कोई प्रसंग है, उसका प्रयोग बीच में करें। क्या सर उनसे शुरुआत हो सकती है क्या सूक्तियों से? बिल्कुल हो सकती है। यानी अगर इस विषय के बारे में आपके पास प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा कही गई कथन है, क्या इससे हम शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, इससे शुरुआत कर सकते हैं किसी भी निबंध की। क्या इसका प्रयोग बीच में कर सकते हैं? बिल्कुल इसका प्रयोग बीच में भी कर सकते हैं, समापन के दौरान भी इसका प्रयोग हो सकता है। कितनी सूक्तियों का या फिर कितनी कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई निश्चित अवधि नहीं है, लेकिन 3 से ज्यादा का प्रयोग मत करना। 3 से 4 से ज्यादा का प्रयोग फिर थोड़ा सा अजीब प्रतीत होता है। सर जो शुरुआत होगी निबंध की, तो क्या केवल सूक्ति के माध्यम से होगी या फिर डायरेक्ट हमारी विषय वस्तु शुरू हो जाएगी? डायरेक्ट हमारी विषय वस्तु शुरू हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्ट आपकी विषय वस्तु शुरू होती हो या फिर डायरेक्ट सूक्ति। एक मिनट, आपके कमेंट रुक गए हैं, जरा कमेंट रिफ्रेश कर देते हैं, तब तक आप एक मिनट, बस एक मिनट। सर कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे? देखिए इनके यूज करने का तरीका ना, अभी हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, कुछ निबंध लिखने का प्रयास करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के निबंध बने हैं उन पर किस तरीके से निबंध हम लिख पाए। ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि सूक्ति किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा कही गई बात का हमने प्रयोग कर दिया, ये भी आप कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उससे संबंधित किसी घटना का उल्लेख हमने कर दिया, उससे संबंध मानकर चलिए कि युवाओं में बढ़ता तनाव है और आपके पास कोई एक ऐसा उदाहरण है जो कि प्रसिद्ध है थोड़ा, यानी जिसके बारे में चर्चाएं बहुत ज्यादा हुई हैं, जो प्रसिद्ध है, लगभग सभी को पता है, उस एक ऐसे प्रसंग का, उस एक ऐसी घटना के उल्लेख से इसकी शुरुआत हो सकती है। उस घटना के उल्लेख से, उस घटना के उल्लेख से इसकी शुरुआत हो सकती है। सामान्यतः कोई भी विषय हो ना, वो 3-4 पहलुओं पर घूमता है। अगर आपके पास ये तरीके नहीं है कि सर सबसे पहले विषय का चुनाव करें, अर्थ, हाँ ये तो आवश्यक है कि सर विषय का चुनाव करना, उसके अर्थ को समझना, ये 2 बिंदु आवश्यक हैं। उसके बाद की स्थिति की सर उसकी विषय वस्तुओं से बिंदुओं को खोजना, रूपरेखा बनाना, भूमिका लिखना, विषय वस्तु चुनना, उल्लेख करना, इनको मैं ना एक समाहित तरीके से व्यवस्थित कर सकता हूं। जैसे सबसे पहले आपको विषय से पूछने का प्रयास करना है क्या। जैसे मानकर चलिए कि एक ही विषय आया कि युवाओं में, उसी विषय को ले लिया हमने कि युवाओं में बढ़ता तनाव, एक विषय लिया, तो आपको जो निबंध की शुरुआत करनी है वो सामान्यतः ऐसे होती है कि ये युवाओं में बढ़ता तनाव क्या है, प्रश्न पूछने के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जिसको भी मानकर चलिए आपके पास कोई निबंध है और उस पर लिखने के लिए आपके पास मटेरियल नहीं है, तथ्यवार तरीके नहीं है, तो इन सब बिंदुओं से बचा जा सकता है। पता ना होते हुए भी उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में हम लिख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये उत्तर बताने का प्रयास करिए कि युवाओं में बढ़ता तनाव ये वास्तव में है क्या, ये वास्तव में है क्या। दूसरा जो बिंदु है वो ये कहता है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। कोई भी विषय हो, केवल यही नहीं कि इसी विषय के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या, ये है क्या, ये है क्या, इसका उल्लेख किया। उसके बाद ये क्यों होता है, इसका उल्लेख किया। इसके बाद एक जो बिंदु होता है कब, ये कब होता है, कब मतलब किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, किन किन परिस्थितियों में हो सकता है। उसके बाद कौन कौन इसके क्षेत्र में आते हैं, यानी कहां कहां इसका विस्तार है, किस किस क्षेत्र में इसका विस्तार है। ये इससे पूछने का प्रयास करना है कि हाँ युवाओं में बढ़ता
तनाव क्या है, क्यों होता है, कब कब होता है, कहां कहां होता है, कहां कहां होता है। उसके बाद एक सवाल आता है कौन, क्या आता है कौन। इस विषय से कौन शब्द जोड़ते हुए प्रश्न करना है कि ये कौन कौन से क्षेत्र तक सीमित है, कहां कहां तक ये सीमित है। उसके बाद कैसे, जो सबसे अंतिम बिंदु होता है इसका वो होता है कैसे, यानी कैसे इसको कंट्रोल करें, कैसे इसके बारे में सुझाव, यानी इसी कैसे को निष्कर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को निष्कर्ष बोलते हैं कि कैसे इससे टैकल किया जाए, कैसे इससे निपटा जाए, कैसे इससे निपटा जाए। तो ये सभी बिंदु है ना। सबसे पहला सवाल क्या, क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे, आपका निबंध कंप्लीट, आपका निबंध कंप्लीट। और उसी बीच में इससे संबंधित किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात का अगर आप बीच बीच में उल्लेख करते हैं तो एक अच्छा निबंध आपके हाथों में होता है। और ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में ही संपन्न हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही निबंध लिखने का हमें हुनर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर अभ्यास होता है। सामान्यतः क्या है कि आपके लिए कुछ सुझाव है, सुझाव क्या कि एक कोई भी न्यूज़पेपर है आपका, कोई भी न्यूज़पेपर, और कोशिश करना कि 6 महीने से पुराना ना हो, कोशिश करना कि 6 महीने से पुराना ना हो, ताकि कुछ समसामयिक घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती रहे, उनसे संबंधित निबंध के बारे में भी जानकारी मिलती रहे। हिंदी के जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें एक पेज आता है संपादकीय, क्या आता है संपादकीय। उसमें अलग अलग व्यक्ति अपने अपने लेख लिखते हैं, अपने किसी विषय के बारे में लिखने का प्रयास करते हैं। और सामान्यतः क्या होता है कि जो समसामयिक घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित लेख वहां पर होते हैं। वो कोई एक निबंध, कोई एक संपादकीय लेख आपको पढ़ना है डेली। आजकल क्या है कि आजकल कुछ विद्यार्थी या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो कि फेसबुक, टेलीग्राम पर केवल उन्हीं की ही कटिंग अपलोड कर देती हैं। या फिर अगर आप न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके साथ ना बहुत सारी वेबसाइट है, खोजने वाले के लिए कमी नहीं है, वो खोज लेगा। ये बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आप न्यूज़पेपर ज्वाइन करें या फिर कुछ नहीं। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जहां पर आपको फ्री में ही न्यूज़पेपर उपलब्ध हो जाते हैं। तो वहां से एक संपादकीय वाला पेज है। न्यूज पेपर भी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादातर उसकी जो 90% बातें हैं वो हमारे काम की ही नहीं होती है या फिर हमारी परीक्षा से संबंध रखने वाली होती ही नहीं। जो संपादकीय वाला पेज है ना, उसमें से किसी एक लेख को आपको पढ़ना है, किसी एक लेख को डेली पढ़ना है। लेख और निबंध लगभग एक ही है, क्योंकि दोनों में ना तो मुहावरों का प्रयोग होता है, ना ही छंदों का प्रयोग होता है, ना ही गाए जाने वाली बात होती है। टू दी पॉइंट होती है, विषय से संबंधित होती है, तथ्यवार तरीके से होती है, आंकड़ों और गणनाओं के साथ साथ होती है। वास्तव में वही लेख है। लगभग लेख और निबंध एक ही विधा है, एक ही शैली है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको हम मान सकते हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो सबसे बड़ा सवाल कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि सर विषय का चुनाव, कि जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं, मानकर चलिए 6-7 निबंध हमारे पास हैं, 6-7 विषय हैं हमारे पास हैं, सामान्यतः 4 हैं। तो इन 4 में से सबसे पहले तो उस विषय का चुनाव करना जिसके बारे में हमें निबंध लिखना है, जिसके बारे में हमारे पास कुछ तथ्य हैं, कुछ आंकड़े हैं, उसका चुनाव करना और उससे संबंधित उसका अर्थ समझने का प्रयास करना। मानकर चलिए कि एक ये आया, आपको पता है कि जीवन शैली के बारे में आपके पास तथ्य हैं थोड़े बहुत, और पर्यावरण के बारे में आप लिख सकते हैं, दोनों को इंटरलिंक करके लिख सकते हैं। तो क्या इस विषय में कोई एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा हम कुछ और अर्थ इसका समझ लें? यानी सबसे उसके बाद का जो कार्य है उन शब्दों को खोजना कि क्या ऐसे शब्द हैं क्या, केवल, सत्ता, शक्ति, एकमात्र, ही, भी, तो, यही, वही, सर्वाधिक, क्या ऐसे शब्द आ रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते, इसके बारे में हम कुछ ऐसा लिख कर आए कि कहीं नेगेटिव बातें ही हो जाए कि हाँ ये सत्य है कि केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे, ये खामियां हैं, ये बातें नहीं। इसका मतलब क्या है कि केवल ये अधिकार काफी नहीं है,
महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए। इसका मतलब क्या है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, जारी है, कुछ ना कुछ सरकार कार्य कर रही है, कुछ ना, यानी ये इस विषय के द्वारा मैंने अर्थ लिया है, ये इस विषय के द्वारा और केवल के द्वारा ही ये अर्थ आया है कि यानी कार्य हो रहा है। कार्य होते समय ये जो प्रमुख तत्व है वो कौन सा है? राजनीतिक अधिकार महिलाओं को मिल चुका है, राजनीतिक अधिकार। लेकिन सर ये प्रमुख तत्व होने के साथ साथ ये काफी नहीं है, कुछ और उपायों का हमें उल्लेख करना होगा, कुछ और उपाय। और सबसे बड़ी बात कि अपनी जो सोच है उसको थोड़ा सा विस्तृत रखना, अपने घर परिवार राज्य तक नहीं, हो सकता है तो पूरे वर्ल्ड वाइड सोचने का प्रयास करना। कि जैसे अभी अभी जो हमने एक एग्जाम्पल लिखा था कि जो अच्छी बाड़े वाला ये रहा कि अच्छी बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाती हैं, अच्छी बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। तो इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि आपके पड़ोसी के साथ क्या संबंध है उनका उल्लेख आप करें, बिल्कुल नहीं। इसका ये भी देखिए समानता क्या होता है, ज्यादातर विद्यार्थी इस विषय का चुनाव करते हैं सीमा विवाद 90% बिल्कुल सही भी है। अगर आपके पास उस विषय के बारे में तथ्य नहीं है, मानकर चलिए इसके बारे में आपके पास तथ्य हैं लगभग 30 से 40%, है ना, यानी इस पर लगभग हम 300 से 400 शब्द लिख सकते हैं सर, 300 शब्द या फिर 200 से 300 शब्द इस पर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं सीमा विवाद पर लिखूं तो सर मैं लगभग यहां पर 600 शब्द बड़े आराम से लिख पाऊंगा, मैं 600 शब्द आराम से लिख पाऊंगा। तो मेरा जो सुझाव रहेगा फिर तो यही रहेगा कि जो सभी कर रहे हैं उसी को करिए, क्योंकि जब आपके पास उस विषय के बारे में तथ्य नहीं है लिखने के लिए तो उसको छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन एक बात भी है कि अगर सर 600 शब्दों में हमसे कहा गया है कि निबंध लिखिए और इससे संबंधित हमारे पास लगभग 500 शब्द हो जाते हैं या फिर 400 भी शब्द हो जाते हैं, 400 के आसपास, और फिर आपको चुनना पड़े कि किसी सामान्य यानी जो समानता सभी विद्यार्थी इस विषय के बारे में लिखकर आएंगे और मेरे पास सर थोड़े से कम तथ्य हैं, लेकिन हाँ ऐसा है कि मैं कुछ और प्रसंगों का प्रयोग करके, कुछ और सूक्तियों का प्रयोग करके, कुछ ऐसी घटना के बारे में अब मैं अपनी शब्द सीमा तक पहुंच जाऊंगा। फिर मैं 100% सुझाव दूंगा कि फिर तो इसी को चुनिए। अब ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि केवल इसी विषय के बारे में बात कर रहा हूं, नहीं। मानकर चलिए कि कोई विषय आपने पढ़ा और उस विषय 2 विषय है, एक ये पहला विषय है और ये विषय दूसरा है। इस पहले विषय पर ये ऐसा विषय है जो कि थोड़ा सा सरल विषय है, जिसके बारे में समानता सभी विद्यार्थियों को पता है, आपको भी पता है, आप भी इसके बारे में जानते हैं और आप बड़े आसानी से इसके ऊपर 600 शब्दों में अपनी बात को लिख सकते हैं। और दूसरा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसको सामान्य कोई आम विद्यार्थी चुनने की गलती नहीं करेगा, यानी थोड़ा सा अच्छा विषय है, इसके बारे में लिखने का प्रयास नहीं करेगा। मेरा व्यक्तिगत मत है कि इसके बारे में लगभग 30% आपके पास जानकारी है और इसके बारे में 80% तक जानकारी है, तो हमेशा इसी को ही चुनना जो सरल वाला है, फिर तो उसी पर हम लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर यही जानकारी 30 से बढ़कर इतनी हो जाती है कि सर 50-60% हो जाए और ये हो जाए सर 80 ही, तब तो मैं हमेशा सुझाव दूंगा कि फिर इस विषय पर ही लिखने का प्रयास करना। इस विषय पर भी हो सकता है कि बीच में किसी घटना का उल्लेख हम कर दें, हो सकता है कि बीच में किन्हीं सूक्तियों का उल्लेख हम कर दें, उनका उल्लेख करते हुए हम अपनी शब्द सीमा तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक साधारण विषय पर ज्यादा लिखने से अच्छा है कि एक रोचक विषय पर थोड़ा सा कम लिख दें। साधारण विषय पर ज्यादा लिखने से अच्छा है कि किसी रोचक विषय पर थोड़ा सा कम लिखकर चले आए, ये ज्यादा बेनिफिट रहता है। इससे देखिए, मुझे पता है कि अभी तो आप क्वालिफाइंग के लिए पढ़ रहे हैं कि ये परीक्षा आपकी क्वालिफाइंग है, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है वो तो यही है, ठीक है ना। जो पढ़ने का तरीका है वो तो यही, क्वालिफाइंग तो आप ठीक है, निबंध के पास 100 अंक हैं हमारे, बाकी के भी विषय हैं जो कि हमें करने, कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे तो अंक तो प्राप्त होंगे ही, क्वालिफाई तो ये पेपर हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी सटीकता से लिखने का प्रयास करिएगा,
फिर भी सटीकता से। कल करेंगे हम एग्जाम्पल की वास्तव में निबंध कैसे लिखे जाए जाते हैं, और आपके लिए एक होमवर्क है, आपको कुछ तथ्य जुटाने हैं। किस पर? आपको, यानी जितने भी सर्वे हुए हैं, सर्वे के साथ साथ जितने भी कुछ ऐसे पहलू हैं या फिर कोई एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हम लिख सकते हैं, कल हम इस विषय पर निबंध लिखने का प्रयास करेंगे कि उपभोक्तावादी जीवन शैली और पर्यावरण। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने पर्यावरण उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है जितने आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी लिखना किस तरीके से होता है, लिखा किस तरीके से जाता है, इसके बारे में उल्लेख होगा कल। आपको जितने भी पर्यावरण के बारे में तथ्य पता है, कहीं ना कहीं उसको लिखकर रख रखिएगा, और उसको उस निबंध में प्रयोग करेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है ना, उसको प्रयोग करेंगे कल की क्लास में कि किस तरीके से निबंध लिखा जाता है। फिर उसके बाद कुछ कुछ और भी, जैसे आतंकवाद हुआ, ऑनलाइन शिक्षा हुई, इस पर कुछ कुछ निबंध लिखने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, बाड़ों वाले पर भी लिखेंगे, और जो महिलाओं की स्थिति वाला था उस पर भी लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, तथ्यवार जानकारी आपको किसी न किसी एक पेज पर, इसकी एक भूमिका, एक कच्चा प्रारूप मौसादा तैयार करना है, एक ड्राफ्ट सा तैयार करना है। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।